हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। आज हम फिर उसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हुए हम लोग पहुंच गए थे स्टमक तक। तो हम बात करते हैं स्टमक की। स्टमक की हमने देखा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि कैसे एलिमेंट्री कैनाल की साइज जो है वो फूड हैबिट पर डिपेंड करती है। जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल जो है सबसे छोटी होती है। जो हार्बिवोरस एनिमल हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ है वो सबसे अधिक है, और जो ओमनिवोरस थे उनके एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ क्या थी, दोनों के बीच में थी। बात करते हैं स्टमक पे। अगर हम स्टमक को देखें तो जो ह्यूमन बींग का स्टमक था वो कुछ जे शेप था, कुछ इस तरीके से। यहां से हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया था, दिस जे शेप। स्टमक इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। दिस इज जहां पे दिस पाइप, फूड पाइप, इट इज कॉल्ड ईसोफेगस। And this is the structure of stomach. Stomach in human divided into 3 parts. First is called cardiac parts. Second is called pyloric part. And third is called funding part. ओके। ह्यूमन बींग्स का जो स्टमक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कार्डिक पार्ट जहां पर ईसोफेगस आकर के स्टमक में खुलता है, जहां पर ईसोफेगस स्टमक में खुलता है वो पोर्शन कहलाता है आपका कार्डिक पार्ट। स्टमक का वो पोर्शन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जा रहा है वो पोर्शन कहलाता है पाइलोरिक पार्ट। और कार्डियक पार्ट और पाइलोरिक पार्ट के जो बीच का पार्ट है दिस इज कॉल्ड फंडिंग पार्ट। मेरी बात समझ आ रही है? अब जहां पर ईसोफेगस, हमने कहा था कि ईसोफेगस से जो फूड है वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा जो है आपकी स्टमक में पहुंचता है। बात मेरी समझ में आ रही? तो जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट के द्वारा जब फूड आपकी स्टमक में आएगा तो जहां पर ईसोफेगस आपके स्टमक में ओपन हो रही है यहीं पर एक वाल्व होती है, दैट इज कॉल्ड कार्डियक वाल्व। कार्डियक वाल्व और यू कैन से कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर और कार्डियक वाल्व ये क्या करेगा, जब फूड ईसोफेगस से आपकी स्टमक में आ जाएगा तो अब ये जो फूड स्टमक में आ गया है इस फूड को वापस ईसोफेगस में जाने से कौन रोकता है, कार्डियक वाल्व। अगर ऐसा ना होता तो खाना खाने के बाद, फूड लेने के बाद अगर किसी इंसान को हम उल्टा करके टांग देते तो सारा का सारा फूड जो था माउथ से बाहर आ जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आपके एलिमेंट्री कैनाल में जगह जगह स्फिंक्टर हैं, जगह जगह वाल्व हैं जो फूड के बैक फ्लो को रोकते हैं। तो जब फूड यहाँ से ईसोफेगस से आपके स्टमक में आ जाएगा तो यहाँ जो वाल्व है ये ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर जो वाल्व है जिसको हम कह रहे हैं कार्डियक वाल्व और यू कैन से कार्डियक स्फिंक्टर, ये जो है फूड को वापस स्टमक से ईसोफेगस में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। उसी प्रकार जब फूड आपके इस स्टमक से इंटेस्टाइन में आएगा तो स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पर एक वाल्व और मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक वाल्व। और यू कैन से पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो जब फूड आपके स्टमक से इंटेस्टाइन में आ जाएगा तो ये जो पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पे है वो इस फूड को आपके इंटेस्टाइन से वापस जो है स्टमक में जाने से रोकेगा। बात समझ में आई? तो जो मैन का स्टमक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कार्डियक पार्ट जहाँ पर ईसोफेगस आके खुलता है, पाइलोरिक पार्ट जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है, फंडिक पार्ट जो दोनों के बीच में स्थित होता है। ठीक, जहां पर कार्डियक, जहां पे ईसोफेगस आपकी स्टमक से मिलती है, यानी ईसोफेगस और स्टमक के जंक्शन पर एक वाल्व होती है, एक स्फिंक्टर होती है जिसको हम कहते हैं
कार्डिक स्फिंक्टर। ये जो कार्डिक स्फिंक्टर है ये फूड को स्टमक में आ जाने के बाद वापस जो है वो इसोफेगस में जाने से रोकेगा। उसी प्रकार जहाँ पे स्टमक और इंटेस्टाइन मिलते हैं तो स्टमक और इंटेस्टाइन के जंक्शन पर भी एक वाल्व होती है जिसको हम कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। ये जो पाइलोरिक वाल्व है ये फूड को इंटेस्टाइन से यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से वापस जो है स्टमक में जाने से रोकेगी। बात समझ रही? लेकिन जो रुमेंथी एनिमल है, जुगाली करने वाली एनिमल है, जैसे कि गाय है, भैंस है, आपने देखा होगा कि ये लोग कहीं बैठ जाते हैं तो मुंह चलाते रहते हैं, उसमें से सफ़ेद सफ़ेद जो है वो फोर्थ निकलता है, फेन निकलता है, झाग निकलता है। तो ऐसे एनिमल जो कि पगड़ी करते हैं, सामान्य भाषा में उसको हम पगड़ी कहते हैं या जुगाली कहते हैं, उसको हम कहते हैं रोमेंथी एनिमल। तो जितने भी रोमेंथी एनिमल हैं उनका जो स्टमक है वो 4 चैम्बर होता है। जरा देखिए इसके स्टमक को, रोमेंथी एनिमल की। This portion is called rumen. This is reticulum. This is omasum. And this is fourth part is called abomasum. Abomasum. तो ये रुमेंथी एनिमल है, जुगाली करने वाले जंतु हैं जैसे कि गाय और भैंस। तो इनका जो स्टमक है वो 4 चैम्बर्ड है, रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। दिस इज द 4 चैम्बर्ड ऑफ स्टमक प्रेजेंट इन रुमेंथी एनिमल्स। तो उनमें जो फूड होगा वो पहले यहाँ से होता हुआ आपके रुमेन में आएगा और रुमेन में आकर, रुमेन से निकल करके आकर के रेटिकुलम में इकट्ठा हो जाएगा। फिर रेटिकुलम से वो माउथ में जाएगा, ग्राइंड होने के बाद फिर फूड जो है इस चैम्बर में आएगा। बात समझ आई? तो ये थे रुमेंथी एनिमल का स्टमक। नाउ अब आगे बढ़ते हैं इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करें इंटेस्टाइन की, इंटेस्टाइन 2 पार्ट से, फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन and second is called large intestine. Small intestine में 3 पार्ट से ड्यूडेनम, second jejunum and third is called ileum. 3 पार्ट से जो स्टमक से शुरू होकर के सी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा था जिसको हमने फिगर में दिखाया था, वो जो पार्ट था ड्यूडेनम का होता है, जहाँ पे आपने देखा था कि आपकी लीवर से जो कॉमन बाइल डक्ट थी और पैंक्रियाटिक डक्ट थी वो आकर के आपके इंटेस्टाइन के जिस पोर्शन में खुलते हैं, ओपन होते हैं, वो पोर्शन कहलाता है ड्यूडेनम। इसी पोर्शन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद मिडिल का छोटा सा पोर्शन जो ड्यूडेनम और इलियम को जोड़ता है वो कहलाता है जेजुनम। सबसे जो लॉन्गेस्ट पोर्शन है आपके इस इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो लगभग 6 मीटर के आसपास है, 6 मीटर। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी लंबाई सिर्फ 1.5 मीटर के आसपास है। तो आप कहेंगे भाई जो लंबाई इतनी छोटी है, सिर्फ 1.5 मीटर है, उसको आपने लार्ज क्यों कहा? स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा है तो उसको आपने स्मॉल क्यों कहा? तो रीजन ये है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको लार्ज इसलिए हम कहते हैं क्योंकि उस इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो ज़्यादा होता है। डायमीटर ज़्यादा है इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी तो है लेकिन उसका जो डायमीटर है वो बहुत कम है। तो डायमीटर कम होने का जो है उसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ आई? तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो लगभग 6 मीटर के आसपास होती है
और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ है लगभग 1.5 मीटर के आसपास है, 1.5 मीटर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है इलियम। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो गया। जेजुनम जो था वो उस ड्यूडेनम और इलियम को आपस में कनेक्ट करता है। फूड का जितना भी एब्जॉर्प्शन होता है वो इस इलियम के पोर्शन में होता है। जो डाइजेस्टेड फूड है जिसका डाइजेशन हो गया, उस जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? इस इलियम के पोर्शन में होता है। इलियम में हम देखेंगे तो बहुत सारे इस तरह फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाए जाते हैं। इलियम के पोर्शन में बहुत सारे इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाई। मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह से तो इलियम के पार्ट्स में आप देखेंगे कि बहुत सारे अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इलियम के अंदर साइड में कह रहे हैं, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं विलाई। दिस इज कॉल्ड विलाई। और यही विलाई जो है डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। मेरी बात समझे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो पार्ट्स स्टमक से शुरू होकर के सी लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और जिस पार्ट्स में कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट आकर के खुल जाती हैं वो पार्ट्स कहलाता है ड्यूडेनम। इस पार्ट्स में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। जेजुनम ये वो पार्ट्स है जो ड्यूडेनम और इलियम को आपस में जोड़ता है, बहुत छोटा सा पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है वो है इलियम। इसी पार्ट्स में फूड का एब्जॉर्प्शन होता है और फूड जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? इस इलियम के अंदर की जो वाल है उस पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अंदर की वाल फोल्ड होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। तो इलियम की जो अंदर की वाल है जो फोल्ड होकर के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना रही है उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं विलाई। और यही विलाई जो है डाइजेस्टेड फूड का क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है। बात समझ आई? नाउ अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन पे। लार्ज इंटेस्टाइन is also divided into following parts. First, cecum, second, colon, and third, rectum. Colon is divided into 4 parts: ascending colon, descending colon, transverse colon, and fourth is called sigmoid colon. ठीक। अब जब देखिए इसके स्ट्रक्चर को, रेक्टम 3 पार्ट्स थे आपके लार्ज इंटेस्टाइन के। ये देखिए दिस द स्ट्रक्चर। यहीं पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आकर यहाँ मिल रही थी इससे। ये दिस द पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम का पोर्शन है। यहाँ देखिए दिस पोर्शन इज कॉल्ड सीकम, इट इज कॉल्ड colon, and this is called rectum. Okay? लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है लगभग 1.5 मीटर के आसपास है, 1.5 मीटर। फिर इसको लार्ज क्यों कहा गया?
लार्ज इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी लंबाई नहीं बल्कि इसका डायमीटर ज़्यादा था। डायमीटर ज़्यादा था इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा गया। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो लंबी तो थी लेकिन उसका डायमीटर क्या था, वो कम था। तो डायमीटर कम होने के कारण उसको कहा गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका डायमीटर अधिक है इसलिए इसको कहा गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हियर, जहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी मिल रही है। दिस पोर्शन इज कॉल्ड सीकम। सीकम के ऊपर का दिस पोर्शन इज कॉल्ड कोलन, और ये पोर्शन कहलाता है आपका रेक्टम। कोलन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक कोलन जो ये ऊपर की ओर जा रहा है, दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलन। ये कोलन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलन। ये जो नीचे की ओर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन। ये जो कोलन है, दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलन। ठीक, कोलन इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। जो सीकम से ऊपर की ओर जा रहा है ये असेंडिंग कोलन है, और जो ये ट्रांसवर्स पोजीशन पे है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलन, और जो नीचे की ओर आ रहा है दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन। और डिसेंडिंग कोलन जाकर जहां पर खुलेगा वो स्थान कहलाता है आपका सिग्मोइड कोलन। और सिग्मोइड कोलन कहां जाकर ओपन हो जाता है, आपके रेक्टम में। मेरी बात समझ में आ रही? हमने आपसे कहा था कि लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन में, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, इसमें डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। यहाँ पर सिर्फ वाटर और जो उसमें अनडाइजेस्टेड फूड में जो मिनरल्स हैं सिर्फ उसका एब्जॉर्प्शन होता है। सिर्फ वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन इस लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, ताकि जो फूड जो है वो सेमी सॉलिड हो जाए, और वो सेमी सॉलिड फूड जो है अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में बॉडी से क्या होता है, बाहर चला जाता है। तो याद रखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन और ईसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल के ये वो 2 पार्ट हैं जहां पर डाइजेशन की कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ से होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड इसके अंदर पहुंचा, उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर है, जो मिनरल्स है, उसको कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन। बात समझ आई? जहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर ये ये इलियम जा करके आपके इस सीकम से मिल रहा है, वहां से एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इसको हम बता चुके थे आप लोग को, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है वो मैन की बॉडी में वेस्टिजियल आर्गन है। ये उस एनिमल में ज़्यादा डेवलप होता है जिस एनिमल में सेलुलोज का डाइजेशन होता है। जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं जो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, उस एनिमल के अंदर जो था ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स वेल डेवलप होता है। लेकिन मैन की बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। क्योंकि मैन की बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इस आर्गन का फंक्शन भी खत्म हो गया। क्योंकि इस आर्गन का फंक्शन ही था फूड में जो सेलुलोज है उसको डाइजेस्ट करना। लेकिन क्योंकि मैन की बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए इस आर्गन का फंक्शन क्या हो गया, 0। अगर आर्गन का फंक्शन 0 हो गया, आर्गन की एक्टिविटी अगर कम हो गई, तो वो आर्गन धीरे धीरे बॉडी से क्या होता है, गायब होने लगता है। अकॉर्डिंग टू लैमार्क थ्योरी, यूज एंड डिसयूज ऑफ द आर्गन, जिस आर्गन का आप यूज करेंगे वो आर्गन आपकी बॉडी में ज़्यादा डेवलप होगा, और जिसका यूज नहीं करेंगे वो आर्गन धीरे धीरे आपकी बॉडी से क्या होगा, वो गायब हो जाएगा। तो चूंकि इसका यूज नहीं हो रहा है, इसलिए आपकी बॉडी में ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये क्या है, एक वेस्टिजियल आर्गन है। कभी कभी फूड का कोई पार्टिकल, यहाँ पे एक वाल्व है जिसका इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व जो है इस इलियम से फूड को सीकम में जाने का मार्ग देता है। लेकिन अगर कभी फूड का कोई पार्टिकल इस पोर्शन में चला गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में चला गया, तो वहीं रह जाएगा। वहीं रह जाएगा तो वो सड़ेगा। अगर सड़ेगा, खराब होगा, तो इससे जो होगा आपके इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होगा। जो इन्फेक्शन होगा तो इसी को हम कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो गया। तो डॉक्टर क्या करेगा, इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को ही काट कर यहाँ से निकाल देगा, क्योंकि इसका कोई भी फंक्शन आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। बात समझ में आई ना? अब हम बात करते हैं, ये थी एलिमेंट्री कैनाल ऑफ मैन।
अब बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड पे। डाइजेस्टिव ग्लैंड, कितने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं आपके? देखिए, सैलिवरी ग्लैंड, सेकेंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड लीवर एंड फोर्थ पैंक्रियाज। ये मेन इंपॉर्टेंट जो है ग्लैंड है जिनका कनेक्शन जो है आपके डाइजेशन से है। देयरफॉर दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं हम। पहले हम बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड की। हमने कहा था आपसे पहले कि ये जो ट्रांसवर्स पोर जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माउथ। माउथ के जो ही आप अंदर जाएंगे तो जहां पर आपको टीथ, टंग, पैलेट, ये सारे आर्गन मिलेंगे, वो रीजन कहलाता है आपका बकल कैविटी। और इसी बकल कैविटी के अंदर आपका सैलिवरी ग्लैंड भी पाया जाता है। बात समझ में आई? सैलिवरी ग्लैंड कितने प्रकार के हैं? देयर आर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। देयर आर 3 पेयर्स of salivary gland. First, submandibular, second sublingual, and third is called parotid gland. ठीक, ये तीनों ग्लैंड मिलकर के क्या बनाती हैं? सलाइवा। ये तीनों ग्लैंड मिलकर के सलाइवा बनाती हैं। और सलाइवा में जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। ओके, तो 3 आपकी सैलिवरी ग्लैंड है, 3 पेयर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जहां पे अपर जा लोअर जा जुड़ता है वहां पे ग्लैंड पाई जाती है। सब लिंगुअल ग्लैंड, ये जो ग्लैंड होगी आपके टंग के नीचे होगी। जो पैरोटिड ग्लैंड है ये आपके कान के नीचे होती है। कान के दोनों कान के नीचे जो ग्लैंड होती है उसको हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जहां पे आपका अपर जा लोअर जा आपस में जुड़ता है वहां पर जो ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड ये आपके टंग के नीचे पाई जाती है। पैरोटिड ग्लैंड आपके कान के नीचे यहाँ जो ग्लैंड होगी उस ग्लैंड को हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। इस तीनों ग्लैंड में जो सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है, अक्सर कंपटीशन जैसे क्वेश्चन आते भी हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए क्योंकि एनटीएससी का एग्जाम आप लोग को देना है तो इन सारी चीज़ों थोड़ा ध्यान से पढ़ें। तो जो सबसे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड दिस इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। बात समझ आई? तीनों ग्लैंड में जो सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। कहां पर है? आपके दोनों कानों के नीचे। इसीलिए इसको हिंदी में कहते हैं हम कर्णमूल ग्रंथि। कर्णमूल, कर्ण का मतलब कान, कान के जो मूल में हो, कान के जो नीचे हो उस ग्लैंड को हम कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, इस तीनों ग्लैंड में से सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। इसी पैरोटिड ग्लैंड में जब इन्फेक्शन होता है तो मम्स हो जाता है। हिंदी में कहते हैं उसको गलसुआ, मम्स। बात समझाई? अक्सर यहाँ पे कान के नीचे थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है और काफ़ी पेन होता है। वो क्यों हो रहा है? इस सैलिवरी ग्लैंड में इन्फेक्शन के कारण। कौन सी सैलिवरी ग्लैंड थी वो? पैरोटिड ग्लैंड। तो जब पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है तो ये डिजीज होती है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है।
ये तीनों ग्लैंड मिलकर के सलाइवा का सिक्रीशन करती हैं। और सलाइवा में कौन सा एमाइज है, कौन सा एंजाइम है, सैलिवरी एमाइलेज। और ये सैलिवरी एमाइलेज जो है ये किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का, स्टार्च का। डाइजेस्ट स्टार्च। बात समझाई। सलाइवा में जो एंजाइम है, एक स्वस्थ आदमी जो है दिन भर में कम से कम 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रीशन करता है। 1.5 लीटर सलाइवा जो है एक स्वस्थ मैन जो है डेली अपने माउथ में बनाता है। और सलाइवा में जो एंजाइम है दैट इज कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। और जो सैलिवरी एमाइलेज, इसका फंक्शन क्या है, ये जो सैलिवरी एमाइलेज है आपके फूड में जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन करता है। याद रखिए एमाइल का मतलब स्टार्च होता ही है। अगर कहीं एमाइल लग गया इसका मतलब उसका कनेक्शन किससे है, स्टार्च से। तो जो सैलिवरी एमाइलेज जो है जिस सब्सटेंस का डाइजेशन करता है वो क्या है, स्टार्च। यानी स्टार्च का जो डाइजेशन था वो माउथ से यानी बकल कैविटी से ही प्रारंभ हो गया। मेरी बात समझाए। नो, नेक्स्ट ग्लैंड पे चलते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ये ग्लैंड प्रेजेंट होती है आपकी स्टमक में। गैस्ट्रिक ग्लैंड आर प्रेजेंट in the wall of stomach, in the wall of stomach। और ये सारी ग्लैंड जो है जो स्टमक के अंदर है वो क्या क्या बनाती हैं, इट फॉर्म एंजाइम्स like pepsin, renin, etc. Second, HCl, and third is called mucus। ठीक, ये ग्लैंड क्या बना रही है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये स्टमक के वाल में प्रेजेंट है और क्या क्या बनाती हैं, एंजाइम्स। और कौन कौन से एंजाइम है, जैसे पेप्सिन है, रेनिन है। एचसीएल का सिक्रेशन भी आपके स्टमक के अंदर होता है। और उसका जो म्यूकस है वो भी जो है स्टमक की वाल बनाती है। बात समझ आ रही है। पेप्सिन और रेनिन जो है ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। जो एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, आपके माउथ से। माउथ में सैलिवरी एमाइलेज जो एंजाइम था वो स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था। आपके स्टमक के अंदर जो पेप्सिन और रेनिन है ये प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। इसके अलावा जो आपके स्टमक की जो वाल है उसमें HCl का सिक्रीशन जो सेल करती है उस सेल का नाम है ऑर्गेनेटिक सेल। ऑर्गेनेटिक सेल, ऑर्गेनेटिक सेल सीक्रेट HCl। ऑर्गेनेटिक सेल जो है वो HCl का सिक्रीशन करती है। HCl का फंक्शन क्या है, जब खाना खाते हैं तो जो फूड के साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ गए हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का, नष्ट करने का काम करती है ये HCl। और आपके फूड को स्टमक के अंदर जो है सड़ने से, खराब होने से कौन बचाता है, ये HCl। यही HCl का फंक्शन है। HCl जो है, पहली बात कि HCl जो है आपके स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो एंजाइम हैं, ये सारे एंजाइम जो है एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं। तो इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए HCl क्या बना रहा है, एसिडिक मीडियम। HCl का सिक्रीशन कौन कर रहा है, HCl का सिक्रीशन जो सेल करती है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनेटिक सेल। ये स्टमक की वाल में है ये सेल, और यही सेल जो है आपकी ये ऑर्गेनेटिक सेल, यही सेल जो है बनाती है HCl। HCl का फंक्शन क्या है, पहला मीडियम, स्टमक की मीडियम को एसिडिक बनाना
ताकि ये जो पेप्सिन और रेनिन, देखिए तो HCl जो था उसका सिक्रेशन कौन कर रहा है? आर्जेंटिक सेल। और आर्जेंटिक सेल कहाँ पे है? आपके स्टमक के अंदर। म्यूकस जो है इसका भी सिक्रेशन कौन करता है? आर्जेंटिक सेल। तो ये सारे जो मिक्सचर हैं जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड बना रही है, द मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। मेरी बात समझ आई? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का जो डाइजेशन था वो आपके बगल कैविटी से शुरू हो गया था। प्रोटीन का जो डाइजेशन हुआ वो आपकी एक्सपोर्शन हुआ। ये पेप्सिन और रेनिन, ये जो दो एंजाइम है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। HCl क्या करता है? HCl जो है फूड को सड़ने से बचाता है। दूसरी बात, फूड के साथ साथ जो बैक्टीरिया या जो माइक्रोब्स आ गए हैं उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? ये HCl। म्यूकस, इसका भी सिक्रेशन जो है आपके स्टमक की वाल करती है। ठीक है। नाउ अब बात करते हैं आपके लीवर पे, पैंक्रियाज, फिर हम लीवर पे आएंगे। पैंक्रियाज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट इन योर बॉडी। वन इज कॉल्ड एक्सोक्राइन, सेकेंड इज कॉल्ड इंडोक्राइन एंड थर्ड इज कॉल्ड मीजोक्राइन। पहले हम ये समझ लें कि क्या होती है। हमारे बॉडी के अंदर 3 तरह की ग्लैंड हैं। हमारी बॉडी क्या, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबके बॉडी के अंदर 3 तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं। एक है एक्सोक्राइन, सेकेंड इंडोक्राइन एंड थर्ड मीजोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? वो ग्लैंड जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं, जो एंजाइम बनाती हैं, वैसी ग्लैंड को हम कहते हैं एक्सोक्राइन। और जो ग्लैंड आपके हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं वो ग्लैंड कहलाती है आपकी इंडोक्राइन। और ऐसी ग्लैंड जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन करती हैं वो ग्लैंड कहलाती है आपकी मेक्सोक्राइन ग्लैंड। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। वन इज कॉल्ड एक्सोक्राइन, सेकेंड इंडोक्राइन एंड थर्ड इज कॉल्ड मीजोक्राइन। एक्सो का मतलब बाहर। अगर कोई ऐसी ग्लैंड है जो किसी सबस्टेंस का सिक्रेशन कर रही है और सबस्टेंस जो है सेल से निकल करके आर्गन के अंदर आ रहा है, बाहर आ रहा है, आर्गन के अंदर आ रहा है, तो ऐसी ग्लैंड कहलाती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो जितनी एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड है वो सारी ग्लैंड कहलाती है आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि एंजाइम सेल के अंदर बनेगा और वहाँ से रिलीज होकर के वो आपके आर्गन में आएगा। और जब आर्गन में आएगा तभी तो वो फूड से मिक्स होगा, और जब फूड से मिक्स होगा तभी वो फूड का डाइजेशन करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो वो ग्लैंड जो एंजाइम का सिक्रेशन करती है एक्सोक्राइन कहलाती है। इंडोक्राइन ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रेशन, जिसका बनाया गया सबस्टेंस सीधे ब्लड में मिक्स हो जाए, किसी आर्गन के अंदर ना आकर के सीधे ब्लड में मिक्स हो जाए, तो ऐसी ग्लैंड को हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो जितने हार्मोन्स हैं वो बनने के बाद किसी आर्गन में नहीं आते हैं, वो हार्मोन जो है बने और बनने के बाद जो है सीधे ब्लड के अंदर चलेगा। तो जब ब्लड में मिक्स हो जाएंगे, ब्लड के अंदर चले जाएंगे, तो ऐसी ग्लैंड कहलाती है इंडोक्राइन ग्लैंड। तो जितनी ग्लैंड हार्मोन बनाती है उसको हम कहते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। और ऐसी कोई ग्लैंड है जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों बनाती है, तो ऐसी ग्लैंड को हम कहते हैं मीजोक्राइन ग्लैंड। मेरी बात समझ आ रही? हम बात कर रहे थे पैंक्रियाज की। पैंक्रियाज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्गन ऑफ योर बॉडी। आजकल काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा पैंक्रियाज लोगों का, इसलिए हमारे देश में 70% लोग ऐसे हैं, 70% लोग ऐसे हैं जो कि शुगर से अफेक्टेड है। शुगर है, डायबिटीज़ है। एक तो ये भी है कि पैंक्रियाज सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा। दूसरी बात ये कि लोग उतना वर्कआउट भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये लेवल बढ़ रहा है। खैर उस बात को छोड़िए, हम यहाँ देखते हैं पैंक्रियाज पे। तो जो पैंक्रियाज है वो मीजोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन्स भी बनाती है। तो चूंकि एंजाइम और हार्मोन्स दोनों बना रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड मीजोक्राइन ग्लैंड। मेरी बात समझ आ रही? देखिए अब पैंक्रियाज जो है कौन कौन से एंजाइम बनाती है और कौन कौन से हार्मोन बनाती है उसकी बात करते हैं। इट सीक्रेट both hormones. It secretes both
हार्मोन्स एंड एंजाइम्स. Those glands which secretes both enzymes and hormones are called mesocrine gland. Okay? Now, तो हम पैंक्रियाज की बात कर रहे हैं, तो पैंक्रियाज भी कुछ ऐसा ही काम कर रहा है. ये हार्मोन्स बना रहा है और एंजाइम भी बना रहा है, दोनों का प्रिपरेशन कर रहा है, दोनों का सिक्रेशन कर रहा है. Therefore, पैंक्रियाज इज आल्सो कॉल्ड मेसोक्राइन ग्लैंड. बात समझ आ रही? अब हम देखेंगे कि पैंक्रियाज जो है किस तरह के हार्मोन बनाता है. देखिए, पैंक्रियाज में कई तरह के सेल हैं. ये अल्फा सेल, देयर आर following cells are present in pancreas. First, alpha cell. Second, beta cell. And third is called acini. ठीक. अल्फा जो सेल है ये सीक्रेट करती है ग्लूकागॉन. जो बीटा सेल है ये सीक्रेट करती है इंसुलिन. बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये. एसिनी इट सीक्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज. This is called pancreatic amylase, pancreatic lipase, trypsin, chymotrypsin. All these are enzymes. ये सभी क्या है आपके एंजाइम्स हैं. ये दोनों क्या आपके बोथ आर हार्मोन्स. ओके. तो देख रहे हैं कि पैंक्रियाज जो है तीन तरह की सेल दिखाई दे रही है आपको, अल्फा सेल, बीटा सेल, एसिनी. तो जो अल्फा सेल और बीटा सेल है ये बनाती है हार्मोन्स, और जो एसिनी की सेल है ये बनाती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम. बात समझ कौन कौन से एंजाइम्स है? ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज है, एमाइलेज है. ये सारे एंजाइम बनाती है एसिनी. अल्फा सेल ग्लूकागॉन बना रही है, बीटा सेल इंसुलिन बना रही है. इंसुलिन का फंक्शन क्या है? इंसुलिन जो है आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकोज के लेवल को घटाता है. कम करने काम कौन करता है? इंसुलिन. और जब किसी इंसान में इंसुलिन कम बनने लगता है तो उसके अंदर जो है ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, और इसी को हम कहते हैं कि शुगर हो गया, डायबिटीज हो गई. बहुत ज़्यादा शुगर हो जाएगा तो वो शुगर जो है यूरिन के रास्ते बॉडी से डिस्चार्ज होगा. दिस इज कॉल्ड डायबिटीज. तो अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो इससे जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड डायबिटीज. आज बहुत सारे लोग हमारे इस कंट्री क्या दुनिया में जो लोग डायबिटीज और शुगर से पीड़ित हैं, अफेक्टेड है, तो वो किसके कारण हो रहा है? इंसुलिन कारण. ये इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है उसको कम करने का काम कौन करता है? इंसुलिन. अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो उस ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन कौन बनाता है? अल्फा सेल. इंसुलिन कौन बनाता है? बीटा सेल. कहाँ बन रहा है ये? आपके पैंक्रियाज के अंदर. ये दोनों सेल किसकी सेल है? पैंक्रियाज की. इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है. ग्लूकागॉन क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है. जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाता है तो उसको कम करने काम करता है ये इंसुलिन. और जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने काम कौन करता है? ग्लूकागॉन. जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक होता है तो उसको कम करने का काम करता है इंसुलिन. और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? ग्लूकागॉन. बस समझ आई? नौ. अब हम बात करेंगे लीवर.
liver. It's the very, very important organ of your body. The whole physiology of body near about controlled by liver. Liver, it is the largest gland of the body. It is the largest gland of the body. ये बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है लीवर. इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. वजन 1/2 kg. वेट एक एडल्ट मैन में कितना होगा? 1/2 kg. 1.5 किलो का लीवर होता है. एक एडल्ट मैन में इसका जो वेट होता है 1/2 kg होता है. और ये आपकी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है. सबसे बड़ी ग्लैंड है. फंक्शन क्या है इसका? आइए देखते हैं लीवर का फंक्शन. बहुत सारे फंक्शन जो है आपकी बॉडी में लीवर के द्वारा कंट्रोल होता है. पहला फंक्शन ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना, यह प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस. और इसमें हेल्प कौन करता है? आपका लीवर. आप जरा ध्यान से देखिए कि इसके पहले हम पैंक्रियाज पढ़ रहे थे. पैंक्रियाज एक हार्मोन्स बना रहा था, दैट इज कॉल्ड इंसुलिन. जब इंसुलिन हार्मोन्स पैंक्रियाज बनाता है तो उस हार्मोन्स के प्रभाव से लीवर जो होती है वो लीवर जो है आपके ब्लड से ग्लूकोज को लेने लगती है. लीवर जो है एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है जो आपकी बॉडी में यूज होने लायक है वो तो यूज होगा. उसके अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को आपके ब्लड से लेने का काम कौन करती है? ये लीवर. और इस लीवर को इनिशिएट कौन करता है? इसको इंस्पायर कौन करता है? इसको इंस्पायर करता है इंसुलिन हार्मोन्स. और इंसुलिन हार्मोन बनाता कौन है? ये पैंक्रियाज. देखिए एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं. कितना जबरदस्त कोऑर्डिनेशन है. पैंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन बनाएगा. उस इंसुलिन हार्मोन से ये इंस्पायर होगा आपका लीवर. और जब लीवर इंस्पायर होगा तो लीवर जो है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में है उस ब्लड से ग्लूकोज को लेकर के उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में. और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके वो अपने अंदर उसको क्या कर लेगा? स्टोर कर लेगा. तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन by liver in the presence of insulin hormones is called glycogenesis. तो ग्लाइकोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना. ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में चेंज होना यह कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस. और इस ग्लाइकोजन को लीवर अपने अंदर क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है. बात समझ में आई? सेकेंड पॉइंट ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी 4-5 दिन सबको भोजन नहीं मिला, आपने भोजन नहीं किया तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है. तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है तो उस लेवल को मेंटेन रखने के लिए आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो ग्लाइकोजन जो है फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. तो वो ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. मेरी बात समझ में आ रही है? कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया, भोजन प्रॉपरली आप नहीं कर रहे हैं. अगर भोजन फूड प्रॉपरली आप नहीं ले रहे हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगता है. तो जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने लगेगा तो लीवर जो ग्लाइकोजन स्टोर की है उस ग्लाइकोजन को फिर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में क्या कर देगी? रिलीज कर देगी. तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके
कन्वर्ट करना, ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और इस प्रोसेस के लिए जिम्मेदार कौन है? इस प्रोसेस को कौन करवाता है लीवर से? लीवर से इस प्रोसेस को करवाता है जो हार्मोन्स था ग्लूकागॉन। वो ग्लूकागॉन जो हार्मोन्स था वो जो है लीवर से ये काम करवाता है। इंसुलिन जो हार्मोन था वो लीवर से ये काम करवाता है। इंसुलिन क्या कर रहा था? इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज आपके ब्लड में था, उस इंसुलिन के प्रभाव से आपका लीवर जो था एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल करके अपने अंदर क्या कर दिया था? स्टोर कर दिया था। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। मेरी बात समझ आ रही है? उसी प्रकार ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? अब कभी कभी ऐसा हुआ कि आप प्रॉपर भोजन नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर फूड आपको नहीं मिल रहा है। अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो लीवर जो ग्लाइकोजन स्टोर की थी उस ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके आपके ब्लड में रिलीज कर देगी। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ये प्रोसेस कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये प्रोसेस था किसके प्रभाव में? ये लीवर इसको करता है। कि कौन जो है ये काम लीवर से करवाता है? तो जो पार्ट्स, जो चीज, जो सब्सटेंस ये काम लीवर से करवाता है वो था हार्मोन्स ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता था। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता था? कम करता था। तो ये जो काम हो रहा है ये ग्लूकागॉन के कारण हो रहा है। ये जो काम हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? इंसुलिन के कारण हो रहा है। तो ये क्या है? ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना यह कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ यूरिया। यूरिया का सिंथेसिस भी आपके लीवर में होता है। तो जिस प्रोसेस से यूरिया सिंथेसिस होता है आइए देखते हैं। ये प्रोटीन आपने फूड में लिया, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो क्या बनता है? इसका डाइजेशन, इसके डाइजेशन से बनेगा एमिनो एसिड। अब जितना एमिनो एसिड आपकी बॉडी में यूज होने लायक है वो तो यूज होगा, और जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड है वो पहुंचेगा आपके लीवर में, इन लीवर पहुंचेगा, इन लीवर में जो पहुंचेगा तो ये एमिनो एसिड लीवर में पहुंच करके ये चेंज हो जाएगा अमोनिया में। मेरी बात समझ आ रही है? प्रोटीन आपने खाया, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, उससे बना एमिनो एसिड जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड है वो पहुंचेगा आपके लीवर में। तो जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड आपके लीवर में पहुंचा वो वहां पर जाकर के किस में चेंज हो जाएगा? अमोनिया में। चूंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत जहरीला है, उसको आप बॉडी में बहुत अधिक देर तक रोक नहीं सकते हैं, इसलिए अमोनिया आपके लीवर में ही CO2 से रिएक्शन करके ये बन जाता है यूरिया। मेरी बात समझ आ रही? तो जिस प्रोसेस से ये यूरिया का सिंथेसिस हो रहा है उस साइकिल को हम कहते हैं आर्निथिन साइकिल। यानी आपके लीवर के अंदर जिस प्रोसेस से, जिस साइकिल के द्वारा इस यूरिया का सिंथेसिस होता है उस साइकिल को हम कहते हैं आर्निथिन साइकिल। अभी आप क्लास 12th में पढ़ेंगे इसको आप, आर्निथिन साइकिल। यही वो साइकिल है जो लीवर के अंदर चलती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। क्रेब्स हैंसलिट साइकिल। बात समझ आई? हुआ क्या? प्रोटीन खाया आपने फूड के द्वारा, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, प्रोटीन चेंज होगा एमिनो एसिड। अब ये एमिनो एसिड जो बना, जो एक्स्ट्रा एमिनो एसिड था वो पहुंचा लीवर में। लीवर में पहुंच करके ये एमिनो एसिड कन्वर्ट हो गया अमोनिया में। अमोनिया चूंकि ज़्यादा टॉक्सिक है, ज़्यादा जहरीला है, इसलिए अमोनिया को आप बॉडी में अधिक देर तक रोक नहीं सकते हैं,
अतः जो अमोनिया है वो आपके लीवर में CO2 से रिएक्शन करके यूरिया बना देता है, और ये यूरिया जो है यूरिन के रास्ते बॉडी से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रही? तो अब जरा ध्यान से देखिए, अमोनिया से ये जो यूरिया बन रहा है, तो इस जो यूरिया का सिंथेसिस हो रहा है, तो यूरिया के सिंथेसिस की प्रोसेस जिस साइकिल के द्वारा कंप्लीट होती है, जिस प्रोसेस से कंप्लीट होती है, उस साइकिल को हम कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल। इट इज आल्सो कॉल्ड क्रेब्स हैंसलिट साइकिल, यानी लीवर में एक साइकिल चलेगी जिसके द्वारा इस यूरिया का सिंथेसिस होगा। मेरी बात समझ आ रही? नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ बाइल। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।